सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी पीवाई यूट्यूब चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करें अपना रगड़ा सीरीज़। एंड एज यू नो, कल मैंने इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल दिया था, है ना। तो ये हमारा एक रगड़ा सीरीज़ है। सो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। एंड इस पूरी सीरीज़ का मोटिव क्या रहने वाला है एंड व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम दिस सीरीज़। सो इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेना, बहुत छोटा सा है, 5-6 मिनट का, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 और सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी और क्लास है हमारी 6th, ठीक है। सो अब देखो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा डायरेक्ट एनसीईआरटी से। डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अगर मैंने नोट से पढ़ाना स्टार्ट करा ना, मैंने अगर नोट से पढ़ाना स्टार्ट करा तो मज़ा नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें स्किप आउट हो जाएंगी। और मैं इसका 100% श्योर हूँ, कोई भी अगर पढ़ाता है एनसीईआरटी से तो उतना नहीं पढ़ा पाएगा जितना डायरेक्टली एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ा दोगे। लेकिन अगर आप पूरा ही एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो नोट्स की फॉर्म में, तो बेटर ये है आप एनसीईआरटी से पढ़ा दो, है ना। तो क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स डायरेक्ट एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं पढ़ना, तो साथ के साथ मार्क करते हुए चलेंगे, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ें। और एक और चीज़, थोड़ा सा मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ कि इस एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं तो इन एनसीईआरटीज़ के जो नोट्स है ना, वो आपको चैनल पर नहीं मिलेंगे, और आप भी नोट्स मत बनाना, ठीक है। तो मैं प्रोमोट नहीं करता कि आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल पर ओनली पीवाईक्यूज, दे नो कि मैं नोट्स को प्रेफर क्यों नहीं करता। पीवाईक्यूज है ना, ये अपना चैनल है छोटा सा, तो आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो हाँ, नोट्स क्यों नहीं बनाने? क्योंकि देखो यार, आप यूपीसी एस्पिरेंट हो, यू आर एन एस्पिरेंट, और भले कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, बी इट एनडीए, एनडीए हो, या फिर आप सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, या फिर आप सीएपीएफ का एग्ज़ाम दे रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट, तो आपके लिए एनसीईआरटी इज़ नॉट अ बुक, ठीक है। आपके लिए एनसीईआरटी बुक नहीं है। इसको कान खोल के और थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, इसको जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओगे ना, उतनी आपकी प्रिपरेशन ना बहुत सिंपलीफाई हो जाएगी, है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी के ही नोट बना लिए तो आप फंस जाओगे बहुत ज़्यादा। वो मैं आपको धीरे धीरे पीवाईक्यूज़ की तरह और कनेक्ट रहोगे ना, तो समझ जाओगे कि इस बात का मतलब क्या है। सो देखो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी एक बुक है, लेकिन आप यूपीसी एस्पिरेंट हो तो एनसीईआरटी इज नॉट अ बुक फॉर यू, इट्स अ नोट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो नोट्स के अगर आप नोट्स बनाओगे तो इट्स नॉट अ स्मार्ट मूव। तो नोट्स को नोट्स ही समझो। और बस हम एक काम करेंगे, देखो, जैसे मैंने इस पैराग्राफ को कट कर रखा है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक 6th क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किताब बनाई है, तो किताब में एक्सप्लेनेशन देना कंपलसरी है, ताकि उस 6ठी क्लास का बच्चा समझेगा अबाउट द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। लेकिन हमारे लिए ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं पहले से ही ऐसे पैराग्राफ को नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इन पैराग्राफ्स को एक बार रीड कर सकते हो, एंड यू विल फाइंड इट कि इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा जिससे यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी, एंड बहुत सारे बंदे छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो बेटर है जो अपने काम की चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ कवर करेंगे। एंड इस चीज़ की श्योरिटी मैं लेता हूँ, है ना। वो जो एरियाज हाईलाइटेड है, जो एरियाज मार्क्ड है, उसको हम उसको करेंगे अच्छे से, और इन डेप्थ करेंगे विद पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, है ना। इससे आपको ये पता लगेगा कि एक पैराग्राफ से यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है ना। ये जानना बहुत ज़रूरी है यार। पढ़ तो सभी रहे एनसीईआरटी, लेकिन पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हुए ये करना ज़रूरी है। एंड एक हम ईडियम पढ़ते हैं इंग्लिश में, विच इज़ ईगल आई, है ना, या फिर रीड बिटवीन द लाइन, तो ये समझेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी को रीड बिटवीन द लाइन या फिर ईगल आई की तरह कैसे पढ़नी है। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन एंड ऑल ये सब। सो दिस इज द चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, क्लास 6 ज्योग्राफी। एंड आई होप आपने ज्योग्राफी की पीडीएफ या फिर बुक अपने सामने ओपन करके रखी होगी। सो दिस चैप्टर इज अबाउट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, और इसी वजह से यहाँ पे एक छोटा सा एंड ईजी एक्सप्लेनेशन दे रखा है अबाउट फुल मून, जिसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णिमा,
एंड एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ बस। और या फिर न्यू मून नाइट, है ना, न्यू मून नाइट, और इसको हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। सो यहाँ पे बोल रखा है कि आप मून की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन देखते हो, ठीक है। दिन में हर दिन जो मून होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है और उसकी शेप भी चेंज होती है, और 14 दिन के बाद, फोर्थ नाइट लेटर, आपको कोई भी मून नहीं दिखता, जिसको हम बोलते हैं न्यू मून नाइट, है ना, या अमावस्या। और इसमें बिल्कुल स्काई क्या होता है, डार्क, पता होगा ये चीज़। और आपने कभी छत से देखा हो तो अमावस्या पे न्यू मून नाइट के दिन स्काई और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। क्यों? क्योंकि वो और ज़्यादा काला होता है एंड जो स्टार्स होते हैं वो और ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है, तो वो और ज़्यादा ब्राइटली आपको दिखते हैं। तो ये सब कब होता है, न्यू मून नाइट में। सो दिस इज अबाउट न्यू मून नाइट, पूर्णिमा, या फिर न्यू ये फुल मून नाइट, ठीक है, फुल मून नाइट पूर्णिमा एंड न्यू मून नाइट अमावस्या। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी के बारे में गिवन है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सन, मून एंड वो ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं रात में, है ना, जो आसमानों में चमकते हैं, जिनकी खुद की लाइट है, उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। एंड जिसमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है स्टार्स का, इसको रीड करते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट, ठीक है, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओन हीट एंड लाइट, एंड विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ठीक है। तो सेलेस्टियल बॉडीज के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, एक आती है स्टार्स और एक आती है प्लैनेट, ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे। तो स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिसकी खुद की लाइट होती है, और प्लैनेट वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, द सन इज अ स्टार, ठीक है। तो स्कूल में मैम टीचर्स ने हमें पढ़ाया कि सन इज ऑल्सो अ स्टार, सो वेरी बेसिक थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशंस के बारे में, ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These called constellation. So constellation क्या है? It is a group of star. ठीक है, कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, और ये क्या बनाता है, एक वेरियस पैटर्न बनाता है, ठीक है। और इन्हीं पैटर्न्स के अलग अलग नाम दे रखे हैं, जिसमें से एक पैटर्न क्या है, जिसको बोलते हैं हम उर्सा मेजर, है ना, या फिर बिग बियर, ये बोलते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन वो है सप्तऋषि, ठीक है। सबसे ही पता चल रहा है कुछ 7 की बात हो रही है, तो सप्तऋषि में कितने नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, 7, ठीक है। तो सप्तऋषि में 7 स्टार्स होते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो सप्तऋषि ये है ना, सप्तऋषि, ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट भी लगा सकता है, यूपीएससी स्टेटमेंट बनाएगा सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार एंड इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तो नॉट लगा के स्टेटमेंट बन गई एग्जाम के लिए, है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है, इसको मार्क कर लेना। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर बता रहे हैं पोल स्टार के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे पोल स्टार के बारे में बोल रहे हैं, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स। जाहिर सी बात है, पुराने टाइम पे जब जीपीएस वगैरह नहीं होता था, है ना, जीपीएस, और जीपीएस से याद आया कि हाँ, जीपीएस से याद आया कि मैंने आपके प्रिपरेशन के लिए जीपीएस रेडी कर रखा है, विच इज़ प्रथम अस्त्र, है ना। तो प्रथम अस्त्र क्या है, बहुत सारे एस्पिरेंट जानते हैं एंड इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसकी क्वायरी के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ देखो आप, अब यहाँ पे मेंशन है कि पोल स्टार के बारे में। तो पोल स्टार के बारे में एक चीज़ ये रखी है कि ये एक नॉर्थ स्टार है, ठीक है। वॉट इट इज़ अ नॉर्थ स्टार, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, इट ऑलवेज रिमेन्स इन अ सेम पोजिशन। अब देखो, एक चीज़ मैं बहुत काम की आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 1 मिनट लगेगा, इसको तो ध्यान से सुनो। देखो, देखो, यूपीएससी इज ऑल अबाउट ब्लफिंग गेम। यूपीएससी आपको करता है एग्जाम में ब्लफ स्टेटमेंट के थ्रू, है ना। और जो बंदा जितनी ब्लफिंग
के ट्रैप से बाहर निकलेगा, जीएस में उसका स्कोर उतना बढ़ेगा। अब ब्लफिंग के लिए ना कुछ कीवर्ड्स यूपीएससी यूज़ करता है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल ओनली, ठीक है, या फिर ऑलवेज, या फिर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिससे क्या होता है, स्टेटमेंट ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। तो ऐसे कीवर्ड्स अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो प्लीज़ उसको ना आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना। अगर आप पीडीएफ में कर रहे हो तो आप इसको रेड मार्क कर लेना, जैसे मैंने इसको रेड मार्क कर रखा है। अब देखो, पहले क्या होता था यूपीएससी कि अगर ऐसे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ओनली लिखा हुआ है, तो उसको 90% केसेस में हम उसको एलिमिनेट करते थे और वो लगभग हमारा आंसर सही जाता था। लेकिन यूपीएससी अब इस गेम को समझ गया कि एस्पिरेंट्स नोज कि, है ना, अगर हमने क्रिटिकल कीवर्ड यूज़ करा तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। अब यूपीएससी का उल्टा कर रहा है, जान के क्रिटिकल कीवर्ड डालता है, ठीक है, और बंदे उसमें फंसते हैं। क्लियर है? तो इस चीज़ को समझनी है। तो एनसीईआरटी में कहीं भी अगर क्रिटिकल कीवर्ड मेंशन हो तो जस्ट उसको मार्क करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक स्टेटमेंट यहाँ पे और गिवन है, वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। इसको भी आप मार्क कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एमसीक्यू दिखाता हूँ, मैंने चैनल पे डाला था। यहाँ आप देखो, जस्ट मैं कलर चेंज करूँ। अब यहाँ देखो यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन स्टेटमेंट ए, द पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है? सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन था। नेक्स्ट, इट ऑलवेज रिमेन, ठीक है, तो मैंने भी ये स्टेटमेंट को यूज करा, ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। अब यहाँ पे सोल्यूशन देखो यार, ओनली ए ओनली बी बोथ ए एंड बी नीदर, और यहाँ पे सिर्फ 10% बंदों ने सही करा है और आंसर्स कितने हैं 142, मतलब सिर्फ 14 बंदों ने आंसर सही करा है। देख रहे हो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, और ये मैं चीज़ इंटेंशनली करता हूँ, जान के करता हूँ, ताकि चैनल में आप जब ऐसे PYQs या MCQs की जब आप प्रैक्टिस करो तो आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है। समटाइम्स होता है जब हम दोनों स्टेटमेंट जानते हैं ना और हमारी पढ़ी हुई होती हैं, तो खुद ब खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आता है, और उस कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम ये देखना भूल जाते हैं कि यूपीएससी ने करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, मैं इसको ज़रा मिटा दूँ यार, बड़ा भद्दा सा लग रहा है। अब आप इस पैराग्राफ को देखो, अब यहाँ पर हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम, ठीक है। एक तो ये कीवर्ड याद रखना सम, क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि यूपीएससी कैसे, मान लो एनसीईआरटी में लिखा है कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रही है, तो यूपीएससी क्या करेगा, उसको सम को हटाएगा और वहाँ लिख देगा ऑल, ठीक है, और स्टेटमेंट आपको आपकी थाली में परोस देगा एग्जाम में और आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ग्रामेटिकली भी यूपीएससी काफ़ी खेलता है एग्जाम में, तो इन सारी चीज़ों को समझना है। इसी को बोलते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग एंड दी पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी बिहाइंड दी जो गेम होता है उसका, ब्लफिंग गेम। सो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, है ना। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, दे एमिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और ऐसी बॉडीज को बोलते हैं हम प्लैनेट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब प्लैनेट्स के बारे में देखो, जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले अभी यूपीएससी ने पूछा नहीं है, बट यार इसको ना मार्क करके चलो। यहाँ पे तो कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड दे रखे हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, है ना। प्लैनेट वर्ड कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से है। अब अगर यूपीएससी क्वेश्चन इनकेस बनाना होगा ना और ब्लफ करना होगा, तो ग्रीक को हटा के यहाँ पे लिख देगा लैटिन, है ना, कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और आप फंस जाओगे, है ना। या फिर तुक्का मारोगे कि सही है गलत है, लेकिन आप यहाँ पे फंस जाओगे। और जिसका मतलब होता है वैंडरर, है ना। प्लैनेट्स का मतलब होता है वैंडरर, प्लैंटाई ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वैंडरर। सो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। सिंपल सी बात है, अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून। अब यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, इन बॉक्स को हल्के में मत लिया करो, ठीक है। यूपीएससी बहुत इन बॉक्स से क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, सिंपल सा है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, जो तीनों है ना ये गैसियस बॉडीज, गैसियस प्लैनेट, इन सब के पास रिंग्स होते हैं, है ना। लेकिन हमें बचपन में जितनी भी फोटोज दिखाई है उसमें सिर्फ हमें सैटर्न में रिंग दिखाई है। थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि जुपिटर और यूरेनस के पास भी रिंग्स होती हैं, और जो रिंग्स होती है ना वो क्या होती हैं? वो डेब्रिस होती है, ठीक है।
डेब्रिस होते हैं जो कि इसके पास रिवॉल्व करते हैं, तो वो एक रिंग टाइप पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो यही सेम रिंग जुपिटर के पास भी है, सैटर्न के पास भी है एंड यूरेनस के पास भी है। क्लियर है? सो अब नेक्स्ट पेज पे मूव करो। अब नेक्स्ट पेज पे देखोगे, अब नेक्स्ट पेज पे देखो। अब इस नेक्स्ट पेज में आपको एक पिक्चर दे रखी है सोलर सिस्टम की, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इस बंदे इस इमेज को स्किप करते हैं। मैं भी करता स्किप अगर यहाँ पे नीचे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है ना। तो इसको देखते हैं ज़रा, इसमें क्या दे रखा है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 8 प्लैनेट्स के नाम गिवन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, नेक्स्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। एंड इन सभी प्लैनेट्स के जो इनका रिवोल्यूशनरी पीरियड है, ठीक है, सन के पास एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, और प्लस इनका रोटेशनरी पीरियड वो कितना है, वो दोनों दे रखे हैं। मरकरी का भी, वीनस, अर्थ, मार्स, सब सारे प्लैनेट्स का दे रखा है, और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इसी का मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स बना रखा है। मैं जब रिवाइज करता हूँ तो फिर मैं ये थोड़ा बल्कि से इन्फॉर्मेशन है, तो उसको इग्नोर करते हुए मैं अपने थोड़े छोटे यहाँ पे जो पॉइंटर्स बने हुए हैं उसको देखता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा सा भी जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो देखो यार, यहाँ पे इनर प्लैनेट्स जो कि रॉकी होते हैं, और आउटर प्लैनेट्स जो कि गैसियस के बने होते हैं, है ना, गैसेस के। तो ये दे रखे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे रॉकी प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये हमारे आउटर या फिर गैसेस प्लैनेट है। अब यहाँ पे मरकरी का देखो, ऑर्बिट अराउंड द सन, इसको एक ऑर्बिट लगाने में 88 डेज लगते हैं, एंड एक स्पिन करने में 59 डेज। मतलब अर्थ का एक दिन वही मरकरी का 59 डेज है ना। नेक्स्ट है वीनस, वीनस का 255 डेज, स्पिन पीरियड कितना है 243 डेज। अर्थ का वी नो। मार्स का देखो, है ना, 687 डेज, और स्पिन कितना दे रखा है 1 डे। जुपिटर का 12 साल, और 12 साल लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और स्पिन पीरियड कितना है 9 आवर्स 56 मिनट्स। सैटर्न का 29 आवर्स, और स्पिन पीरियड कितना है 10 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। यूरेनस का 84 ईयर्स, और स्पिन पीरियड कितना है 17 आवर्स 14 मिनट्स। नेपट्यून का ऐसे यहाँ पे गिवन है। तो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर इसके साइड में नोट्स अपने बना के रखना, इंपॉर्टेंट है ना, स्किप नहीं करना इस चीज़ को। अब एक और चीज़ देखो, अब देखो इसी इंफॉर्मेशन का ना मैंने एक वो बना लिया, एक क्रोनोलॉजी बना ली, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी क्रोनोलॉजी पूछने में, है ना, काफ़ी आगे है, हर चीज़ की क्रोनोलॉजी पूछता है, तो इसकी भी क्यों ना कभी पूछ ले। तो रोटेशनल पीरियड की आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशनरी पीरियड के तो सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मरकरी 88 डेज है, उसके बाद आता है वीनस का नंबर 255 डेज, फिर आता है अर्थ का नंबर, फिर मार्स का नंबर। और ये सेम इस वजह से रहेगा क्योंकि जो भी प्लैनेट अर्थ के जितना, सॉरी, सन के जितना दूर जाता रहेगा, उसका रिवोल्यूशनरी टाइम पीरियड उतना बढ़ता रहेगा। एज सिंपल एज दैट, सर्कल का सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है ना, जितना सर्कमफ्रेंस बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। सो लेकिन जो रोटेशनली पीरियड है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर का सबसे कम है, अभी हमने देखा था कुछ 16 आवर समथिंग था। सैटर्न का भी कम है, नेपट्यून का फिर उससे ज़्यादा है, फिर यूरेनस का उससे ज़्यादा है, फिर अर्थ का आता है, और फिर मार्स का आता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि अर्थ का भी 1 डे है, ठीक है, रोटेशनली पीरियड, या फिर स्पिन कह सकते हैं, स्पिन ऑन एक्सेस। और मार्स का भी वन डे है। तो यूपीएससी एग्जाम में पूछ लेगा कि अर्थ के अलावा कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका रोटेशनली पीरियड बिल्कुल एग्जैक्टली अर्थ के बराबर है 1 डे, है ना। तो इसका आंसर रहेगा मार्स। ये स्टेटमेंट भी आ सकता है क्वेश्चन, या फिर एमसीक्यू टाइप में 1 वर्ड करके पूछ लेगा। सो उसके बाद आता है मरकरी 59 डेज, और फिर लास्ट में आता है वीनस 243 डेज, ठीक है। तो ये आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए फ्रॉम जुपिटर टू वीनस, ठीक है। जुपिटर का सबसे कम है, स्मॉलेस्ट, और वीनस का सबसे ज़्यादा है। तो ये वाला पेज भी हमारा हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सन, और जो वीनस, अर्थ, प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सन के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, ठीक है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ह्यूज एक्सट्रीम हॉट गैसेस, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना मुझे, फिजिक्स में पूछा जाता है यूपीएससी में, सीडीएस और एनडी एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो ये सन है ना, इसमें ये बताओ, इसमें फ्यूजन होता है या फिजन, ये चीज़ बताओ मुझे। और इसमें बहुत ज़्यादा बंदे कंफ्यूज भी होते हैं। इसको ऐसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि सन की स्पेलिंग में क्या हो रहा है, क्या आता है, यू,
और फ्यूजन की स्पेलिंग में भी यू आता है, तो सन में क्या होता है, फ्यूजन। ठीक है, तो सन में फ्यूजन रिएक्शन होता है। अब इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज अल्टीमेटली source heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much because of because despite being the nearest star, it is the far away from us। और जितना डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन ईयर्स, है ना। तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और एक और चीज़ बताओ, सनलाइट कितना टाइम लेती है टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन? एवरीवन नो, सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है 8 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट में सनलाइट अर्थ तक पहुंच जाती है। ठीक है, 8 मिनट और कुछ सेकंड्स, बट 8 मिनट से आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अब कुछ प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो वर्ड ऑरिजिन यहाँ पे गिवन है। ये देखो, यहाँ पे एक वर्ड ऑरिजिन गिवन है, और यहाँ पे गिवन है कि जो ज्योग्राफी है ना, वो एक इंग्लिश वर्ड है। Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which related to the description। ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे क्वेश्चन ये बताओ कि जो ज्योग्राफी वर्ड है, ये कॉइन किसने करा था? Who coined the term geography? ये मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मून के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्टेटमेंट दे रखी है, आर मून हैज़ ओनली वन। ठीक है, तो ये तो खैर ओनली के बारे में आपको पता है कि ओनली वन सैटेलाइट द अर्थ हैज़, जिसका नाम है नेचुरल मून, नेचुरल सैटेलाइट अपनी। इट्स डायमीटर ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको याद रख लेना कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ का क्वार्टर है ना। तो यूपीएससी को अगर ब्लफ करना होगा तो 1/2 कर देगा, और कोई ना कोई पड़ेगा, कोई ना कोई इस ब्लफ में फंस जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्टेंस बता रखा है कि अर्थ और मून का डिस्टेंस क्या है, 384 किलोमीटर 400 किलोमीटर, है ना, 84,400 किलोमीटर। तो ये इसका डिस्टेंस है। और वहीं ऊपर सन का कितना दे रखा था, अभी हमने जस्ट पढ़ा है ऊपर, दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर, है ना। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लो अबाउट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब मून के बारे में पढ़ रहे हैं तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जिक्र होना ज़रूरी है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कब? 21 जुलाई 1969। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना। अब नेक्स्ट है, अब मून के बारे में गिवन है कि मून को लगते हैं 27 दिन टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और इसी पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, चैनल पर डाला था। चैनल का नाम है ओनली PYQs। हाँ, ठीक है, इस पे डाला था। और यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सिर्फ 49 बंदों ने सही करा है, बाकी रेस्ट ऑफ द जनता ने BCD को मार्क कर दिया है। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं NCERT से, एंड दैट्स वाई मैं UPSC एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि आप NCERTs को एज अ नोट्स की तरह ही प्रेफर करो। ठीक है, इसको बुक मत समझो। अब नेक्स्ट यहाँ पे सैटेलाइट के बारे में बता रखा है कि सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है, और प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी अगर ब्लफ करना होगा तो सिंपल ऐसे कर देंगे, सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड दिस सन। ठीक है, खैर सिंपल स्टेटमेंट है, बट ब्लफिंग ऐसी ही होती है यूपीएससी की, कहीं सिंपल होती है, कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होती है, बंदे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। अब नेक्स्ट है, मून के बारे में कह रहा है कि मून डज नॉट हैव अ फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ। एज सिंपल, मून में कोई ह्यूमन लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस नहीं है वहाँ पर। और इससे पहले ये देखो यार, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गिवन है, ये पूछ रहा है कि ये बताओ, आपने नोटिस करा होगा कि सिर्फ हमें ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस। देखो यहाँ पर भी ओनली वर्ड लिखा हुआ है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि हमें सिर्फ मून की एक ही साइड विजिबल होती है? उसका आंसर ये है कि इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। ठीक है, जो जो मून का जो वन स्पिन है, मतलब सन के अराउंड जो ये चक्कर काटता है ऐसे, सॉरी अर्थ के अराउंड, है ना, उसमें भी 27 दिन लगते हैं। ठीक है, और अपने अपने ऑर्बिट पर जो ये घूमता है ना, उसमें भी लगभग 27 दिन लगते हैं। और इस वजह से हमें सिर्फ एक ही साइड दिखती है मून की। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एस्टीरॉइड्स, व्हाट आर मीटेरॉइड्स एंड व्हाट आर मीटियोर। खैर मीटियोर का तो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट आई विल टेल यू। और इनका डिफरेंस, बहुत बंदों को इसका डिफरेंस भी नहीं पता, ठीक है। तो देखो मीटियोराइड्स क्या है, अपार्ट फ्रॉम दी स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, ठीक है। तो एस्टीरॉइड्स क्या होती हैं, टाइनी बॉडीज होती हैं विच मूव ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, सन के अराउंड मूव करती हैं और एक ऑर्बिट में, ठीक है। वो ऑर्बिट कहाँ मिलता है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पे ये डेब्रिस रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और इस स्मॉल डेब्रिस, ठीक है, को या फिर स्मॉल बॉडीज को क्या बोलते हैं, एस्टीरॉइड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है मीटेरॉइड क्या होता है। मीटेरॉइड क्या होता है, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं मीटेरॉइड। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, एक क्वेश्चन तो आप यहाँ पे देखो, ये CDS 1 2007 में पूछ रखा है कि मीटेरॉइड बेल्ट जो है, एस्टीरॉइड बेल्ट जो है, वो कौन से प्लैनेट्स के बीच में मिलेगी, मार्स जुपिटर, अर्थ मार्स, जुपिटर, थर्ड क्या है, जुपिटर सैटर्न और सैटर्न यूरेनस। तो इस आंसर क्या है, मार्स एंड जुपिटर, जो कि अभी हमने पढ़ा है ना, मार्स और जुपिटर के बीच में। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मैंने MCQ टाइप में पूछा था चैनल पर, और इसका आंसर देखो कितना बंदों ने गलत करा है। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड, तो यही सेम स्टेटमेंट मैंने कॉपी पेस्ट करी थी मीटेरॉइड की डेफिनेशन से। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर यहाँ पे आप मीटेरॉइड की डेफिनेशन देखो, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड, है ना। तो इसकी डेफिनेशन है, दिस इज मीटेरॉइड नॉट एस्टीरॉइड। अब देखो डिफरेंस क्या होता है मीटेरॉइड और मीटियोर और एस्टीरॉइड में। देखो जब कोई स्मॉल डेब्रिस, जब वो स्पेस में घूम रहा है ना, स्पेस में घूम रहा है और रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो उसको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या है, METEOROID, लास्ट में डी लगता है, मीटियोरॉइड, है ना। अब वही जब मीटियोरॉइड मान लो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, इस डेब्रिस को अपनी तरफ खींचता है। अब ये जो मीटियोरॉइड है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल डॉट देख रहे होगे, है ना। अब ये क्या है, जैसे ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो इसको हम बोलेंगे मीटियोर। यही सेम चीज़ जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा तो इसका नाम बदल के हो जाएगा मीटियोर। और जब यही सेम डेब्रिस, है ना, फ्रिक्शन से बचते हुए जब ये लैंड कर जाएगा, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ पर, तो फिर इसको हम बोलेंगे मीटियोराइट, ठीक है। स्पेलिंग क्या हो जाएगी, METORITE, मीटियोराइट, है ना। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए मीटियोराइड में, मीटियोर में और मीटियोराइट में। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में गिवन है कि मिल्की वे गैलेक्सी जो होती है वो क्या है, आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, है ना, जिसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। एंड इन एंशिएंट टाइम्स इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, ठीक है। इसको रिवर ऑफ लाइट मानते थे, इस वजह से आकाश गंगा। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये गैलेक्सी की डेफिनेशन है, सिंपल। और यही सेम बहुत सारी गैलेक्सीज आप मिला दो, है ना, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जब आप आपस में मिल जाती हैं तो ये बन जाता है एक पूरा यूनिवर्स, ठीक है। सो दिस इज आवर चैनल ओनली PYQs। आप इसको स्कैन करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अदरवाइज आपको चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यार, आई गेस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। कुछ क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, इजी है। द प्लैनेट नोज द अर्थ ट्विन, अभी पढ़ा था हमने, अर्थ ट्विन क्या होता है, वीनस, है ना। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट वो होता है अर्थ। नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, इलोंगेटेड पाथ या फिर एलिप्टिकल पाथ, दोनों ही आंसर सही रहेंगे। नेक्स्ट है पोल स्टार क्या दिखाता है, वो दिखाता है नॉर्थ डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 हमारा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को क्या करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। कौन कौन से चैनल है, टेलीग्राम का चैनल एंड यूट्यूब का चैनल, ठीक है। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना।
एंड PYQs का इनिशिएटिव हमने चैनल पर एक ले रखा है, तो उसका फ़ायदा उठाओ, टेलीग्राम चैनल पर है। एंड प्रथम अस्त्र, ठीक है, प्रथम अस्त्र के बारे में सुन लो। आज से 1 महीने पहले हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च करा था, दैट इज प्रथम अस्त्र, ठीक है। सो इस इनिशिएटिव के अंदर हमने 160 प्लस पेपर्स को एनालाइज करा है, एंड जिसमें आपको 15,000 प्लस PYQs आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। एंड एग्ज़ाम्स कवर करे हैं हमने CDS, NDA, CISF, CAPF, एक मिनट, नेक्स्ट CSE, बहुत सारे पेपर्स यार, मतलब अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, टाइम लगेगा। तो प्रथम अस्त्र के बारे में आपको जो भी क्वेरी है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो अबाउट प्रथम अस्त्र, या फिर कुछ भी अगर आपको स्टडी से रिलेटेड डाउट है ना, यू कैन कनेक्ट मी एज वेल एनी टाइम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। वीडियो कैसी लगी हो आप मुझे बता सकते हो। एंड सेकेंड चैप्टर इसका जल्दी शुरू करेंगे, आज या कल में सेकेंड चैप्टर की वीडियो पोस्ट हो जाएगी। सो कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।